हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 12th फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में। आपको इस वीडियो में को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहले टॉपिक कूलाम का नियम है, जिससे एक फॉर्मूला बनता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। फिर दूसरा देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है और Q आवेश है। इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। ठीक, अगला देखते हैं आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी है, और इसमें E का मात्रक जो है वो मैंने यहाँ आपको ऊपर ही बता दिया है, वही यहाँ पे भी E का वही मात्रक है। फिर अगला देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर Q2L। P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है और L लंबाई है। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, फिर अगला देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2P/r³। यहाँ मैंने आपको इस 1/4πε0 की भी वैल्यू बता दी है, और P यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो मैंने आपको बता दिया है ऊपर ही। इसमें जो E का मात्रक है वो सब में वही चल रहा है। ठीक, अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की। E बराबर 1/4πε0 P/r³। यहाँ पे 2P/r³ होता है, यहाँ पे P/r³ होता है। आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलिए देखते हैं अगला वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण यानी कि टाउ। टाउ बराबर PE sin थीटा। P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा। ठीक, का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक, अब अगला देखते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय यानी कि फाई E बराबर Q/ε0। इसका फाई का मात्रक होता है वेबर। ठीक, अब अगला देखते हैं अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, जहाँ लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। अनंत विस्तार वाली समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/2ε0, जहाँ सिग्मा पृष्ठ घनत्व है। अब अगला आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0 होता है, और जहाँ सिग्मा Q/A होता है। Q यानी आवेश, A यानी क्षेत्रफल। ठीक, अब आगे देखते हैं समान घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बाहर 0 होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और प्लेटों के बीच E बराबर σ/ε0 होती है। वैद्युत विभव तथा धारिता। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। बिंदु आवेश के कारण विभव V = 1/4πε0 Q/r। अब देखते हैं अगला द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव V बराबर 1/4πε0 P/r², और द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। देख लीजिए, लिखा निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। ठीक, अब विभव प्रवणता। अब अगला देखते हैं विभव प्रवणता E बराबर -dV/dx। इसका फॉर्मूला होता है दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य यानी कि W बराबर PE cos θ1 - cos θ2। इसका मात्रक होता है जूल। ठीक, अब अगला टॉपिक देखते हैं वैद्युत धारिता। C बराबर Q/V। यहाँ C क्या है? वैद्युत धारिता। Q आवेश है, V विभवांतर है। विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0r,
दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आपको अपने पेपर में टॉप करने से कोई ना रोक सके। आवेशीय चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 QV, और इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। 1/2 QV होता है, 1/2 CV² होता है और 1/2 Q² होता है। ठीक, आपको उसको तीनों को याद कर लेना है। पेपर में किसी से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं और आपको 5 नंबर या फिर 3 नंबर दिला सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A/d। ठीक, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में, आपको इसको अच्छे से ध्यान कर लेना है कि संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 से करते करते जितने होंगे उतना वहाँ तक जाएगा। और समांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 से करते करते जानते हो वहाँ तक जाएगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम में जैसा होता है और संधारित्र में ठीक उसका उल्टा होता है। जैसे कि अगर प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता तो वो ये होता, और प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन होता तो ये होता, बट संधारित्र में ऐसा नहीं होता। संधारित्र में श्रेणी क्रम में ये होता है और समांतर क्रम में ये होता है। मैंने आपको बता दिया, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, अब देखते हैं आगे। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 ε0 E²। ठीक, अब देखते हैं तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर क्या आ गया, देखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा में I बराबर Q/T। I क्या है, धारा, Q आवेश, T समय है, या I बराबर NE/T, यानी कि I और T तो सेम है, बस Q जो है NE हो गया। यानी कि अगर Q को लिख सकते हैं तो Q बराबर NE भी लिख सकते हैं। ठीक, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, I बराबर NE/VD। I यानी कि धारा, N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A यानी विद्युत A यानी कि क्षेत्रफल, और VD यानी अनुगमन वेग। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, जे धारा घनत्व यानी जे क्या होता है, J = I/A, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध ये होता है J बराबर NE/VD, जहाँ J धारा घनत्व है और VD अनुगमन वेग है। यहाँ देखते हैं गतिशीलता। गतिशीलता यानी कि μ0 बराबर VD/E। ठीक, और विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, J क्या है, धारा घनत्व, और सिग्मा क्या है, सिग्मा है विशिष्ट चालकता, तो उसमें संबंध होता है J बराबर सिग्मा I। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर पेपर में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो अगला देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल परीक्षा में 3 नंबर या 5 नंबर में न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S, जहाँ P/Rs व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला। अब अगला देखते हैं शक्ति। शक्ति यानी कि पावर, P बराबर W/T। P क्या है, शक्ति है, W क्या है, कार्य, और T समय है। P बराबर VI, और P = I²R, और P बराबर V²/R। ये सारे शक्ति के फॉर्मूले हैं और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला देखते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी W बराबर VQ, या W बराबर VIT, या W बराबर I²RT, और W बराबर V²T/R। आपको इसमें अच्छे से ध्यान रख लेना है। जैसे कि P में VI है और W में VIT है, P में I²R है और W में I²RT है, और P में V²/R है और यहाँ W में V²T/R है। आप याद करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, बस इसमें T लगाना है। ठीक है, इसलिए आपको इसको इसी से रिलेट करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को kWh से प्रदर्शित करते हैं, या इसको यूनिट में व्यय, किलोवाट घंटा को यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, आपको ये भी ध्यान रख लेना है, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। किलोवाट घंटा सूत्र होता है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। या इसका एक और सूत्र भी होता है उपकरणों की संख्या बराबर उपकरणों की संख्या गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। फिर अगला देखते हैं अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र होता है S बराबर 100 - L बटे L इंटू में R। L क्या है, लंबाई है, और R क्या है, प्रतिरोध है। और एक और सूत्र देख लीजिए शंट प्रतिरोध।
संट प्रतिरोध का भी सूत्र होता है एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू में कैपिटल जी, जहाँ आई जी का मतलब परिपथ की धारा है, आई मतलब धारामापी की धारा है, और कैपिटल जी का मतलब होता है धारामापी का प्रतिरोध। अगला देखते हैं विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इसका सूत्र होता है आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है। जब सेल को डिस्चार्ज करते हैं तो ये सूत्र काम में आता है, अब जब सेल को चार्ज करते हैं तब ये सूत्र काम में आता है। आप उसको अच्छे ध्यान रख लेना, ये न्यूमेरिकल में बहुत कम आते हैं। जब सेल को डिस्चार्ज करते हैं तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और जब चार्ज करते हैं तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। मैं आपको याद करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। डिस्चार्ज का मतलब उसकी बैटरी डाउन हो रही है, डाउन यानी कि कम, और किसी भी चीज़ को कम करने के लिए हम माइनस प्रदर्शित करते हैं। जैसे 3 में अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि कम हो रहा है, और यहाँ चार्ज यानी कि बैटरी बढ़ा रहे हैं यानी कि प्लस कर रहे हैं। तो आपको इससे रिलेट करके अच्छे से आ जाएगा कि डिस्चार्ज करते टाइम V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लगेगा, और चार्ज करते टाइम V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर लगेगा। देखते हैं अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर देखते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। पहला सूत्र है इसका बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम सूत्र होता है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। ठीक, आपको इसको न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध। एप्सिलॉन नॉट होता है विद्युतशीलता और ये गतिशीलता में संबंध। C बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगला देखते हैं परिमित लंबाई के रुजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन है ब्रैकेट में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। अगला देखते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से S दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ठीक, आपको इसको भी अच्छे से ध्यान रख लेना है। फिर अगला देखते हैं वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक, अगला देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। यहाँ पे समाकलन करेंगे और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। ठीक, B का वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट आई। ये इंपॉर्टेंट है, एम्पियर के परिपथीय नियम से पेपर में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अनंत लंबाई के रुजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 आई अपॉन आर। या फिर बहुत से बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, जैसे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू में आई अपॉन आर। जब आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जब लगाएंगे तो उसका मान 10⁻⁷ रखेंगे, और जब आप म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लगाएंगे तो उसका मान 2 गुणे 10⁻⁷ रखेंगे। ठीक, अब अगला देखते हैं लॉरेंज बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का सूत्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर बी आई एल साइन थीटा। ठीक, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल होता है। सूत्र होता है F अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 I1 I2 अपॉन आर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बलागुण टाउ बराबर होता है बी आई एन ए साइन थीटा। आपको इसका सिंपल से याद रखने का तरीका है टाउ बराबर बीना साइन थीटा। बीना, मान लीजिए बीना किसी का नाम है तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इससे अक्सर न्यूमेरिकल फंस जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब अगला देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अगला देखते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 5 में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, चैप्टर 5 थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें से इतने खास न्यूमेरिकल नहीं फंसते हैं और उसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। इसलिए देखते हैं अगले चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला सूत्र होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक है,
यदि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई को यहाँ पे विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं, ठीक। ई का फॉर्मूला होता है ई बराबर माइनस का d∅dt। यदि फेरों की संख्या n हो तो यहाँ फेरों की संख्या n है तो ई बराबर माइनस का n d∅dt। स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र होता है ई बराबर माइनस का l डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे एक और सूत्र होता है ई यानी विद्युत वाहक बल, उसका सूत्र होता है ई बराबर BVL साइन थीटा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का होता है ई बराबर माइनस का m डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब अगला देखते हैं, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 LI²। L क्या है? L है स्वप्रेरण गुणांक, ठीक। अब अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा E यानी कि विद्युत वाहक बल है और V विभवांतर है। ये दोनों बराबर है और किसके बराबर है? NBA ओमेगा। तो आपको इसको अच्छे ध्यान रख लेना है, NBA ओमेगा के बराबर है। I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, V साइन ओमेगा टी। यहाँ I0 और V0 क्या है? I0 होता है धारा का शिखर मान और V0 होता है विभवांतर का शिखर मान, ठीक। अगला देखते हैं, आवर्तकाल यानी कि T बराबर 1/न्यू। न्यू क्या है? आवृत्ति है। या T बराबर 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा कोणीय वेग है, ठीक। आपको उसको अच्छे से याद रखना है। आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है? ओमेगा/2π, क्योंकि जो न्यू होता है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए ये जस्ट इसका उल्टा है। वैसे ही यहाँ पे भी न्यू बराबर 1/T, तो T बराबर 1/न्यू, ठीक। अगला देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत माप धनात्मक अर्धचक्र के लिए आई मीन यानी कि माध्य, ठीक। औसत 2/π I0। 2/π को क्या बोलते हैं? 0.637 I0, ठीक। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए आई मीन यानी कि ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए बस यहाँ माइनस हो जाएगा और बाकी पूरा वही रहेगा। माइनस का 2/π I0 बराबर माइनस का 0.637 I0। अगला देखते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का माध्य अथवा औसत मान, और इसमें सेम यही रहेगा, बस इसमें I की जगह V आ जाएगा और बाकी पूरा वही रहेगा। धनात्मक अर्धचक्र के लिए VM 2/π V0 बराबर में 0.637 V0 और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए V मीन बराबर माइनस का 2/π V0 बराबर में माइनस का 0.637 V0। अगला देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान का मतलब रूट मीन स्क्वायर होता है I0/√2 और जो 1/√2 है उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.707 I0। तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान, बस यहाँ I था, यहाँ V है, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो VRMS बराबर V0/√2 0.707 V0। धारितीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं? XC से। XC होता है 1/ωc। ओमेगा कोणीय वेग होता है और C क्या होता है? C होती है धारिता। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2π न्यू C, क्योंकि जो ओमेगा होता है वो 2π न्यू के बराबर होता है, इसलिए आपको अब अगला देखते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात को XL से प्रदर्शित करते हैं। XL बराबर होता है ओमेगा L यानी कि ओमेगा को 2π न्यू लिख सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2π न्यू L। अब देखते हैं प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं और Z बराबर होता है V/I और Z बराबर V0/I0 और Z बराबर होता है VRMS/IRMS। यहाँ धारितीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात और प्रतिबाधा यानी XC, XL और Z, यहाँ पे तीनों का ही मात्रक ओम होता है। ओम एक तरह से प्रतिरोध का भी मात्रक ओम ही होता है, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक। अब देखते हैं अगला। अब आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के एसीय परिपथ। पहला, केवल प्रतिरोध वाले परिपथ में प्रतिबाधा और प्रतिरोध बराबर होते हैं। इसमें कलांतर 0 होता है, फाई यानी कलांतर को फाई से प्रदर्शित करते हैं। और केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ में क्या प्रतिबाधा एक्सल यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होती है, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं।
और यहाँ कालांतर π/2 का होता है। π/2 में जो मतलब कि v यानी विभवांतर होता है वो धारा से π/2 कालांतर आगे होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ में विभवांतर धारा से π/2 कालांतर आगे होता है और केवल धारिती वाली परिपथ में इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे v आगे होता है, यहाँ पे धारा आगे होती है विभवांतर से। तो जो केवल धारिती वाले परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है वो xc यानी कि धारिती प्रतिघात के बराबर होती है। और धारिती प्रतिघात क्या होता है 1/1 ओमेगा c। इसमें कालांतर π/2 कालांतर होता है और इसमें धारा आगे होती है। RL परिपथ, R यानी कि प्रतिरोध और L माने प्रेरकीय प्रतिघात, उसमें प्रतिबाधा होती है वो √r² प्लस XL का स्क्वायर के बराबर होती है। XL को ओमेगा L भी बोलते हैं, इसीलिए √r² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर 10 बराबर XL/R। और अगला देखते हैं RL परिपथ, RC परिपथ, R यानी कि प्रतिरोध, C यानी कि धारितीय प्रतिघात में प्रतिबाधा होती है वो √r² प्लस XC का स्क्वायर। XC को 1/ओमेगा c भी ले सकते हैं, इसीलिए इसका सूत्र ये भी होता है √r² प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर 10 यानी कि कालांतर जो होता है वो XC/R होता है, XC/R होता है। यहाँ पे जो ये फाई है वो कालांतर है, ठीक है। अब अगला देखते हैं LC परिपथ यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात और C यानी कि धारितीय प्रतिघात में जो प्रतिबाधा होती है वो x क्या होता है XC माइनस XL यानी कि धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात में जो अंतर होता है वो उसका प्रतिबाधा होती है। और इसमें कालांतर होता है 10 बराबर x/R, x यानी कि ये अपॉन R, ठीक। फिर अगला देखते हैं LCR परिपथ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। LCR परिपथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे 5 नंबर का न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। Z यानी कि प्रतिबाधा किसके बराबर होती है √r² प्लस XC माइनस XL, यहाँ पर XL माइनस XC भी लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर। यहाँ पे जो कालांतर होता है वो 10 बराबर XC माइनस XL/R, ठीक है। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। AC परिपथ में शक्ति तथा सामर्थ्य, आप देखते हैं शक्ति AC परिपथ में, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो शक्ति P बराबर VRMS इंटू में IRMS के बराबर होती है। और जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हो तब शक्ति यानी कि P बराबर VRMS इंटू में IRMS इंटू में cos फाई के बराबर होती है, ठीक। और cos फाई क्या होता है, cos फाई को बोलते हैं शक्ति गुणांक, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। अनुनादी आवृत्ति भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल हर साल आते हैं, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति, और इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर में LC, ठीक है। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का 5 नंबर का सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आपने ये नहीं किया तो जल्दी से इसको कर लीजिए। पहला V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर में I2/I1। V क्या है विभवांतर, N क्या है फेरों की संख्या और I क्या है धारा। V1 N1 और I1 क्या है पहले ट्रांसफार्मर का विभवांतर, फेरों की संख्या और धारा। यानी कि जो V होता है वो फेरों की संख्या के समानुपाती होता है और धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए आपको ये संबंध ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्या सूत्र होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणे 100। इसको परसेंट में आगे लिख लेना है, ठीक। अब देखते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर की शर्त क्या होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है कि जो निर्गत शक्ति है वो निवेशी शक्ति के बराबर हो जाए, यानी कि P2 बराबर P1 हो जाए। और ऐसे संबंध निकल आया V1 I1 बराबर में V2 I2। अब देखते हैं अगला चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। बाकी अगर आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मैं आगे ही आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, बस केवल आपको वीडियो को लाइक करना है। चलिए देखते हैं अगला विद्युत क्षेत्र व विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के परिणामों में संबंध। E क्या है विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B है, तो उसमें संबंध होता है E/B बराबर में C क्या है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। तो E0/B0 बराबर में C।
इसका भी ये होता है, इसका भी होता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान रख देना है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य न्यू आवृत्ति और सी वो है प्रकाश की चाल। ठीक, ई इज इक्वल टू एच, इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा भी होता है। लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य, सी क्या है प्रकाश की चाल, और एच क्या है, एच होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रख देना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता को आई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। ठीक, अब संचित ऊर्जा का भी सूत्र होता है, उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, अब इसमें भी देख लेते हैं कुछ सूत्र काम आ जाते हैं, जैसे कि सी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये भी एक सूत्र है। वी इज इक्वल टू ओमेगा बटे के, वी इज इक्वल टू ओमेगा बटे के, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, जो कि इस समीकरण को हल करने में आपको मदद करेंगे। ई इज इक्वल टू ई नॉट के एक्स प्लस ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी नॉट के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये सब सूत्र आपको अपनी कॉपी में नोट करके उसको अच्छे से लिख लेना है। ये सब आपको अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने में रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 9वां चैप्टर, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र। देखते हैं पहला, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये तो सबको याद ही होगा, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। दूसरा, दर्पण की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए। ठीक, और दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, एम क्या है रेखीय आवर्धन, एम बराबर आई अपॉन ओ। आई बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, ओ यानी कि बिंब की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई का सूत्र होता है माइनस का वी अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन यू। ठीक, और वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी और यू क्या है वस्तु की दूरी। अब देखते हैं अगला चौथा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम 1n2 साइन आई बटे साइन आर होता है। और अगला देखते हैं पांचवा, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1 होता है। ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1, यानी कि ANW यानी कि A यानी एयर, W यानी वाटर, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष G यानी कि ग्लास यानी कांच, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन तीनों का गुणा 1 होता है। और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि 1n2 बराबर 1/2n1, ऐसे ही 2n3 बराबर 1/3n2, 3n1 बराबर में 1/1n3 ये होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध का सूत्र होता है 1n2 इज इक्वल टू 1/sin c। ये क्रांतिक कोण का सूत्र होता है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अपवर्तन पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है n/v माइनस 1/u n माइनस 1/r। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं n2/v माइनस n1/u n2 माइनस n1/r। देखते हैं गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस f डैश बराबर माइनस का r बटे n माइनस 1, और द्वितीय फोकस यानी कि f बराबर nr बटे n माइनस 1। अब अगला देखते हैं प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस में संबंध, f बराबर माइनस का n f डैश। अब अगला देखते हैं 9वां, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसको लेंस मेकर सूत्र भी बोलते हैं, और इससे हर साल 5 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तब ये लगता है, और जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो तब ये लगता है। n3/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। अब चलिए देखते हैं अगला, नोट देख लेते हैं क्या, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो तो पहले फोकस तथा दूसरा फोकस में संबंध। अच्छा, जब मतलब कि ये लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो तो इसके पहले फोकस और दूसरे फोकस में क्या संबंध है, f डैश अपॉन f बराबर माइनस का n1/n3, तो ये संबंध है। ठीक,
अब 10वां फॉर्मूला देखते हैं, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन m बराबर आई अपॉन ओ बराबर में v अपॉन यू। दर्पण में यहाँ माइनस होता है और लेंस में यहाँ प्लस होता है, इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान रख लेना है। f और v में संबंध, f और v में संबंध m बराबर f माइनस v अपॉन f एंड u में संबंध m बराबर में f अपॉन f प्लस u। लेंस की क्षमता देख लेते हैं, p बराबर में 1/f, ये मीटर में, और p बराबर 100/f। ठीक, और जब यहाँ पे f सेंटीमीटर में हो तब ये लगेगा, और जब मीटर में हो तब ये सूत्र लगेगा। और संपर्क में रखे दो पतले लेंस का सूत्र, होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f1 क्या है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी, और f2 क्या है, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। और 13वां देखते हैं, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता का सूत्र होता है p बराबर में p1 प्लस p2। चलिए आगे देखते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटे साइन a अपॉन 2। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है, अब देखते हैं पतले प्रिज्म द्वारा विचलन यानी कि डेल्टा m का सूत्र होता है n-1 इंटू में a। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटे NY माइनस 1, और NY बराबर क्या होता है, NV प्लस NR बटे 2। NY क्या है, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और NR क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, NY क्या है, पीले रंग के लिए अपवर्तनांक। ठीक, ओमेगा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन, अगर आपको पूछे तो इसका एक सूत्र ये भी होता है, क्या होता है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा Y। और यहाँ पे आप एक शॉर्टकट ट्रिक याद कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर। अगर दृष्टि दोष से रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, आपको अवतल लेंस के लिए सब माइनस में लेना है, यू भी माइनस में लेना है, वी भी माइनस में लेना है, और एफ भी माइनस में लेना है। ठीक, और अगर उत्तल लेंस के लिए आ जाए तो इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एफ बस आपको प्लस में लेना है, एफ बस प्लस होगा। और दृष्टि दोष से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बस खाली पॉजिटिव होगी और बाकी सब नेगेटिव होगी। ये आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं अगला ये आपके टॉपिक से हट चुका है। ठीक है, आपके सिलेबस से हट चुका है, मैं जो सिलेबस में है आपके केवल वही आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। देखते हैं यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पहला है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो सूत्र होता है m बराबर माइनस का v अपॉन u 1 प्लस d अपॉन एफ ई। और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है l बराबर में VO प्लस UE। यहाँ O क्या है, यहाँ पे O है अभिदृश्यक लेंस, और E क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन सूत्रों में केवल आंकिक मान ही लिखते हैं, चिन्ह के साथ नहीं लिखते। जैसे अगर VO आपका नेगेटिव आया तो ये आपको, अगर आपका VO नेगेटिव आया तो आपको पॉजिटिव धरना है, और आपका UE अगर नेगेटिव आया तो यहाँ पे प्लस धरना है। ठीक है, और यहाँ पे एक लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अगर क्वेश्चन में आपको VE नहीं दिया रहेगा तो VE को आप माइनस का 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं रहेगा और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देख लेते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब m बराबर माइनस का VO अपॉन UO D अपॉन FE होता है। ठीक, और यहाँ पे L इसमें सूक्ष्मदर्शी की लंबाई देख लिए, तब इसमें सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है VO प्लस FE। और आपको एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी कि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता गुणे अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर MO इंटू में ME। यह है अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता, ME क्या, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। इसी को ही ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर में माइनस का V अपन U को, मैंने आपको बताया था कि आवर्धन क्षमता को माइनस का V अपन U लिखते हैं, तो MO बराबर माइनस का V अपन U और ME यानी कि D यहाँ पे D भी एक तरह से V का काम करता है, V का बस यहाँ पे D को 25 सेंटीमीटर लेते हैं। एंड D भी अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो D भी आपको 25 ही लेना है। ठीक, तो D अपॉन UE, तो इसी से ये सूत्र बना है।
ठीक, चलिए देखते हैं अगला। खगोलीय दूरदर्शी। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब m बराबर होता है माइनस का FO/FE 1 प्लस FE/D। अब देखते हैं यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी में दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, FO प्लस यू ही। इसमें आपको पॉजिटिव मान ही धरना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब देखते हैं सेकंड, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस का FO/FE। इसमें दूरदर्शी की लंबाई L बराबर होती है FO प्लस FE। अगला देखते हैं परावर्ती दूरदर्शी में m बराबर माइनस का FO/FE होता है। ठीक, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10 यानी तरंग प्रकाशिकी। अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आपको इतना ही करना है आपको, और ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला समतल तरंग का समीकरण y बराबर a sin 2π t/t माइनस x/λ। ए आयाम है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, वाई विस्थापन है। ठीक है, और प्रकाशिक पथ का फॉर्मूला होता है n/d। डी क्या है, किरण द्वारा तय की गई दूरी, और n क्या है, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। तो लैम्डा W बराबर में λ/n। यहाँ पे अपवर्तनांक से इसको भाग कर देते हैं। तो लैम्डा W क्या है, जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और लैम्डा क्या है, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। लैम्डा क्या है, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दो तरंगों की परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 cos फाई। I1 क्या है, पहली तरंग की तीव्रता, और I2 क्या है, दूसरी तरंग की तीव्रता। अब देखते हैं अगला, दो तरंग का परिणामी आयाम यानी R² बराबर में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। A1 क्या है, प्रथम तरंग का आयाम, और A2 क्या है, द्वितीय तरंग का आयाम। तो अगला देखते हैं संपोषी व्यतिकरण में I मैक्सिमम बराबर होता है अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और विनाशी व्यतिकरण में I मिनिमम देखते हैं, वो होता है अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 माइनस, ये माइनस है, इसका मतलब होता है चाहे आप A1 में A2 घटाओ चाहे A2 में A1 घटाओ, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर भी होता है, और A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर भी होता है। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम यानी कि अधिकतम तरंग की तीव्रता और न्यूनतम तरंग की तीव्रता के बीच संबंध होता है, ब्रैकेट में A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और दीप्त फ्रिंजों की स्थिति क्या होती है, x बराबर MD लैम्डा बटे D। M क्या है, फ्रिंज क्रमांक है, जीरो से लेकर कितना भी, 1 2 3 4। और D क्या है, डिस्लेटों से पर्दे तक की दूरी है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और स्मॉल d क्या है, झिर्री की चौड़ाई है, और n केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी है। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज में क्या होता है, x बराबर m माइनस 1/2 d लैम्डा बटे d, और फ्रिंज चौड़ाई w बराबर d लैम्डा बटे d। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, w बराबर d लैम्डा बटे d। किसी दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा बराबर लैम्डा बटे d होता है। एक व्यतिकरण पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर दीप्त फ्रिंज का विस्थापन यानी x0 बराबर होता है d/d यानी कैपिटल D/ स्मॉल d, ब्रैकेट में n-1 × t, और यहाँ पे स्मॉल t होता है x0 d/d n-1, और t यहाँ पे t क्या होता है, t होता है x0 लैम्डा बटे ओमेगा n-1, और यहाँ ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है d लैम्डा बटे d। ठीक, देखते हैं आगे, एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन सभी निम्नलिखित की स्थिति में ई साइन थीटा बराबर में प्लस माइनस m लैम्डा। nवें गौण उच्चिष्ट की स्थिति के लिए ई साइन थीटा बराबर 2m+1 लैम्डा बाई 2। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन में e, जहाँ 2 थीटा बराबर में है कोणीय चौड़ाई। ठीक, अब रेखीय चौड़ाई यानी 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू में d। यदि f दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करें तो 2x बराबर में 2 लैम्डा f अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता 1.22 लैम्डा बटे d, और दूरदर्शी की विभेदन सीमा है, ये दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है
इसमें ये उल्टा हो जाएगा, इसमें d अपॉन 1.22 लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पे d क्या है, अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास है, और लैम्डा तो तरंगदैर्घ्य है ही है। अब देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा लैम्डा बटे टू अल्फ़ा, जो कि बराबर होता है 1.22 लैम्डा बटे 2 लैम्डा अल्फ़ा। आपके सिलेबस से ब्रूस्टर का नियम और मेलस का नियम कट गया है, इसलिए आप इसको मत कीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं आगे। आपके सिलेबस से ये भी कट चुका है, ठीक, आपको उसको भी मत करें। अब देखते हैं चैप्टर 11 विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावनाएं हैं। देखते हैं पहला, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ई के मैक्सिमम यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होती है EV0 बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट और 1/2 MV मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट अपॉन सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, दहली आवृत्ति, और म्यू नॉट क्या है, दहली तरंगदैर्घ्य। देखते हैं तीसरा, कार्यफलन यानी W बराबर में E यानी कि एनर्जी, और E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट बराबर में सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक तो यहाँ पे लिखा है, मैंने बता ही दिया था। अब देखते हैं चौथा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है 1/2 MV मैक्सिमम स्क्वायर बराबर में एच न्यू माइनस न्यू नॉट। फोटोन का संवेग P बराबर में MC, P बराबर में H अपॉन लैम्डा, M का द्रव्यमान है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार और देख लें प्रकाश का, ये फोटोन का संवेग P बराबर में MC, M का द्रव्यमान है, P बराबर में H अपॉन लैम्डा। अब देखते हैं छठा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लैम्डा बराबर होता है H अपॉन MV या लैम्डा बराबर होता है H अपॉन P। इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए न्यूमेरिकल में तो उसका सूत्र होता है N बराबर में होता है P अपॉन E। P क्या है, शक्ति, और E क्या है, ऊर्जा, ठीक। और यदि इसमें अगर M ना दिया हो तो सूत्र होता है M बराबर में M0 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक। सातवां देखते हैं, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर में H अपॉन अंडर रूट में 2MK या लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट में 2MeV। यहाँ पे M क्या है, द्रव्यमान है, K गति ऊर्जा है, और V विभवांतर है, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अगर आपको ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको विभवांतर दिया हो तो आप डायरेक्ट डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। सूत्र होता है लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट में V, एंगस्ट्रॉम में होता है, एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। अब देखते हैं चैप्टर 12 क्या है, परमाणु। मैंने इसमें अगर कुछ चैप्टर छोड़े हैं तो इसका मतलब है उस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, या फिर वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसीलिए मैंने वो चैप्टर छोड़े हैं। और जो भी फॉर्मूले होंगे वो आपके सिलेबस में नहीं होंगे, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूले करवा रहा हूँ। इसको आप एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके इसके अलावा किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नाभिक की त्रिज्या R बराबर में 1/4 2Z स्क्वायर अपॉन K, और कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल R नॉट A यानी कि क्षेत्रफल की पावर 1/3। R क्या है, परमाणु की त्रिज्या, और A क्या है, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान नहीं है, परमाणु का क्षेत्रफल है, ठीक। और इसमें अगर ऐसे दो दिया हो तो उनका जो अनुपात होगा वो A1/A2 की पावर 1/3 के बराबर होगा, ठीक है। बाकी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, बोर का परमाणु मॉडल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बोर का परमाणु मॉडल सूत्र होता है mv² बराबर में 1/4 Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है अभिकेंद्रीय बल। अब अगला देखते हैं कोणीय संवेग mvr बराबर NH अपॉन 2 n क्या होता है, 1 2 3 से लेकर अनंत तक होता है। 2πr बराबर NH/mv भी होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πr बराबर n लैम्डा भी होता है। उच्च कक्षा में ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में ऊर्जा E1,
ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2। तो एच न्यू बराबर होता है E2 माइनस E1। ऊर्जा अंतरालों का अंतर होता है एच न्यू। बोहर त्रिज्या का सूत्र देखते हैं। आर बराबर में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। तो आर जो होता है अनुक्रमानुपाती एन स्क्वायर के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग यानी वी बराबर होता है जेड स्क्वायर अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट होता है, इनटू में 1/n। ये कांस्टेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट जब बताते हैं तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है। तो v बराबर में 1/n हो जाएगा। तो v1/v2 बराबर में n2/n1। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गति ऊर्जा kn बराबर जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। आर क्या है, रेडबर्ग नियतांक है। इसका मान क्या होता है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। इसमें कांस्टेंट का मान धर देंगे तो ये आएगा kn बराबर में जेड स्क्वायर इंटू में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा UN बराबर माइनस जेड 2 अपॉन एन स्क्वायर, या फिर UN बराबर में माइनस जेड स्क्वायर इंटू में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, उसको मिलाकर सूत्र होता है माइनस का mz स्क्वायर e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में 1/n स्क्वायर ई की। अब इसको कांस्टेंट का मान धर देते हैं पूरा, तो फाइनल ये बनेगा En बराबर माइनस जेड स्क्वायर इंटू में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड क्या है, जेड परमाणु क्रमांक है। उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमणों में तरंग दैर्ध्य 1/λ बराबर जेड स्क्वायर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास रिलेशन है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। लैम्डा बराबर में 12375। आपको इसको याद करने की बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 123, बस यहाँ 4 की जगह 7 आ गया, बाकी पूरा वही है 12375 बटे डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। देखते हैं 8वां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी होती है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुन। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुन। लाइमन में होता है 1/λ बराबर में आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये n की वैल्यू होती है 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होती है। और बामर में 1/λ बराबर में आर ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n का मान यहाँ 2 से ज़्यादा होता है, यानी कि 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक। पास्चन श्रेणी में 1/λ बराबर में आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n का मान 3 से ज़्यादा होता है, यानी 4, 5, 6 से अनंत तक। ब्रैकेट श्रेणी 1/λ बराबर में आर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n का मान यहाँ 4 से ज़्यादा होता है, यानी 5, 6, 7 से लेके अनंत तक। और यहाँ फाइनल 1/λ बराबर में आर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और यहाँ n का मान 5 से ज़्यादा होता है, यानी कि 6, 7, 8, 9 ऐसे। देखते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। बस यहाँ आपके लिए यह एक ही फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। प्राचीर विद्युत क्षेत्र EI बराबर में V/dV, ये विभवांतर है, और ये D क्या है, ये दूरी है बस। और ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब सूत्र आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये कभी भी पेपर में पूछे नहीं गए हैं। अगर आप जितना मैंने बताया है, अगर वो सारे सूत्र आप एक कॉपी में लिख करके उसको अच्छे से याद करते हैं, तो इस सूत्र से बाहर कोई सा भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आ पाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो ठीक, आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।